पृथ्वी में गंध मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं, तेजस्वियों में तेज बन करके मैं बैठा हूं और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में मेरी शक्ति का एहसास प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा हमेशा ही किया जाता रहना चाहिए और उसी के लिए तो मैंने ग्रंथों को बनाया है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और उपस्थित हूँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, गर्भ के नष्ट होने के प्रक्रम कौन कौन से होते हैं। प्रक्रम कहने का मतलब यहाँ पे गर्भ के नष्ट होने की प्रक्रिया नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किन किन परिस्थितियों में किसी भी जातिका का गर्भ नष्ट होता है या किसी भी महिला का गर्भ नष्ट होता है। ऐसे कौन कौन सी स्थितियों से ग्रहों की स्थितियां होती हैं उनकी कुंडली में जिससे गर्भ नष्ट होने की स्थितियां बनती हैं। आइए सबसे पहले बता दूं, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो कार्यक्रम को बीच से छोड़ करके मत जाइए। और आइए देखते हैं क्या क्या गर्भनाश के कारण। दरअसल ये जो गर्भ वाली बात होती है वो सबसे पहले बता दूं कि लग्न कुंडली से कभी नहीं देखा जाता है, सिर्फ लग्न कुंडली से कभी नहीं देखा जाता है। इसके लिए आपको लग्न देखना होगा, नवांश देखना होगा और संतान भाव देखना होता है यहाँ पे, और संतान का जो D7 चार्ट है उसे जरूर देख लेना चाहिए। एक बात और बताता हूँ, कभी भी संतान से संबंधित जब पक्ष की बात हो रही हो कि कैसा है, कैसा रहेगा, उसके सुख कैसे हैं, तो एक कुंडली को देख करके उसके सवालों का उत्तर कभी भी नहीं देना चाहिए। उसके लिए आपके पास आपके सामने दोनों यानी कि जातक और जातिका, माता और पिता दोनों की कुंडलियों का होना जरूरी है। गर्भाधान का प्रयास किन समयों में किया जा रहा है, गर्भाधान के लिए कौन कौन सी जो विधियां हमारे ऋषि महर्षि और संतों के द्वारा बताई गई है वो कितना लागू कर रहे हैं आप, पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्थितियां कौन कौन सी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस समय बनने वाले मन में विचारों की स्थिति क्या है, वो कैसे विचार हैं जिससे आप प्रेरित होकर के अपने संतान के लाने का प्रयास आप कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, संतान के नष्ट होने के लिए सर्वप्रमुख ग्रह अगर कोई होता है तो वो सेनापति मंगल होते हैं। और एक बात बताऊं तो स्त्रियों में रज का कारण भी मंगल ही होता है। रज का जो दर्शन होता है वो मंगल से ही संबंधित होता है और इसीलिए किसी भी जातिका की कुंडली के लिए मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका उसके संतान उत्पत्ति में होती है। अगर वो कमजोर रहा तो भी, और अगर वो विभिन्न और कमजोर भावों पे या संतान भाव, संतानेश, पंचमेश, लग्नेश, सूर्य, मंगल की स्थिति, शनि मंगल राहु केतु, इन सभी लोगों की स्थितियां अगर पंचम भाव पे बनती हैं तो ये पता है आप लोगों को कि इससे संतान उत्पत्ति में समस्या होती है। लेकिन ये एक सामान्य बात है जिसे आमतौर पर सभी लोग जानते हैं। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अगर पंचम भाव पे होता है या द्वितीय भाव पे तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूत्र आज उपस्थित कर रहा हूं जिसमें से अगर सबसे पहले बात करते हैं तो लग्न में अगर किसी भी जातिका की कुंडली में, ध्यान से समझिएगा और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज उसकी आवश्यकता आपको भी है और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह करना चाहता है उसको है। लग्न में अगर निर्बल चंद्रमा बैठे हो ना, निर्बल चंद्रमा कहने का मतलब होता है वो पक्ष बल से हीन हो, यानी कि आपका जन्म या जातिका का जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के बीच में अगर ना हुआ हो, इन तिथियों के बीच में अगर जन्म न हुआ हो तो चंद्रमा निर्बल होते नहीं है, पापक होते हैं वो। दरअसल निर्बल वो होंगे शनि मंगल राहु केतु या पापक ग्रहों के साथ उनकी स्थितियां या उनकी कुंडली में जो राशि बन रही है, जैसे 4 नंबर की जो राशि हो या 12वें में बने जैसे यहाँ मैंने बनाई है, या फिर 8वें में बन जाए या 6ठे में बन जाए, मतलब वो किसी कमजोर भाव के अधिपति होते हो। कमजोर भाव मतलब 12वां 8वां और 6ठा भाव। अगर इन भावों के अधिपति होते हो चंद्रमा और लग्न में विराज रहे हों और उनको कहीं से भी
ध्यान से समझिएगा, एकदम स्पष्टतया बता रहा हूं। शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये पहला कारण होता है गर्भ नष्ट होने का। क्लियर है? दूसरी जो प्रमुख बात होती है गर्भ नष्ट होने की, वो है जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि और मंगल का प्रभाव अगर होता है। प्रभाव होना और उपस्थिति होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। प्रभाव होने का मतलब है कि ज़्यादा प्रभावित करेगा, और स्थितियां अगर बनेंगी तो निश्चित रूप से वो भी उतना ही जिम्मेदार होता है, उससे थोड़ा कम। दरअसल अगर 12वें भाव में शनि मंगल बैठते हैं तो मंगल रज का कारक होता है, शनि उसके प्रबल शत्रु होते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि उसका व्यय कर देते हैं, उसका व्यय कर देते हैं। जो चीज़ें गर्भ को पालित करने में या गर्भ के लिए यथेष्ट होती हैं उनका वो नष्ट करने के लिए वो जानी जाने लगती हैं, ये बातें बनती हैं। तो शनि मंगल का 12वें में जाना भी जातिका के गर्भ को और खास करके पहले गर्भ को नष्ट करता है। क्लियर है? ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात, जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर राहु और शुक्र की उपस्थिति बन रही हो तो ये भी पहले और पहली संतति के आने में दिक्कत करते हैं या जीवन में गर्भ नष्ट की प्रक्रम से या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये तीसरी बात थी, राहु और शुक्र। यहां पे सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं और ग्रह की बात कर रहा हूं, राशियों की बात यहां मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहां पे ग्रह और भाव की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाव से ही सबसे पहले ग्रह प्रभावित होता है। ये तीसरी बात थी राहु और शुक्र की। चौथी बात, आपकी कुंडली में लग्नेश चाहे जो भी हो ना, आपकी कुंडली में लग्नेश चाहे जो भी हो, जैसे मैंने यहां पे 5 नंबर लिखा है, यानी कि लग्नेश शनि सूर्य हो जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में अगर लग्नेश, खास करके महिला जातिकों की कुंडली में अगर लग्न के अधिपति मंगल के साथ बैठ जाते हो किसी भी भाव में, तो भी गर्भ नष्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या गर्भ संस्कार को सफलता से आरोपित होते नहीं देखा जाता है। ये बात भी बनती, जैसे मैंने यहाँ 5 नंबर की कुंडली बनी, लग्नेश बनते हैं सूर्य, वो जाकर के जन्म कुंडली के सूर्य और मंगल में बैठे हैं। ये मैंने यहाँ पे हालांकि इनको 8वें में बिठाया है तो ये अत्यधिक कमजोर हो जाएंगे। अगर खराब भाव में ये दोनों लग्नेश के साथ मंगल बैठ जाएंगे तो और ज्यादा उसे कमजोर कर देंगे, बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। लेकिन जैसे 8वें में, 12वें में, 6ठे में या त्रिक भाव में यहाँ बैठ जाते हैं तो ये कमजोर हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठ रहे हो तो थोड़े से उसके प्रभावों को एक अतिरिक्त बल मिलते देखा जाता है, मतलब उसे कुछ अच्छाइयाँ मिल जाती हैं, एक सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन स्थितियाँ फिर भी बनेंगी, उसका संभव होना जरूरी होता है। ये चौथी बात थी। 5वीं बात, अगर जन्म कुंडली के 5म भाव में राहु, शुक्र, शनि, मंगल और सूर्य की उपस्थिति बन रही हो, ये सामान्य सूत्र है जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये फिलहाल आप लोग शायद ना जानते हो या जानते भी होंगे। अगर जन्म कुंडली के 5म भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु और शुक्र की उपस्थिति हो और अकेले हो या सबका प्रभाव उस पर पड़ रहा हो तो भी गर्भ नष्ट होता है और गर्भाधान संस्कार को सफलता से सफल होते नहीं देखा जाता है। ये 5वीं बात थी। अब 6ठी बात, अगर जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, अगर जन्म कुंडली में 5म के अधिपति और 6ठे भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के 5म और 6ठे भाव के अधिपति क्रमशः अगर स्त्री जातकों की कुंडली में परिवर्तन में हो, म्यूचुअल परिवर्तन का क्या कहने का मतलब होता है? म्यूचुअल ट्रांसफर का। आप मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आपकी जगह पे नौकरी करने को तैयार हूं। मतलब यहां पे अगर गुरु पंचमेश बनते हैं धनु राशि के अधिपति और 6ठे भाव के अधिपति शनि बनते हैं मकर राशि के अधिपति, अगर क्रमशः ये दोनों अपने अपने स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं तो भी संतान उत्पत्ति में या संतान उत्पत्ति में बाधा और पहले संतति को आने में कष्ट या गर्भ नष्ट होता है। ये बात भी है। और उसके बाद अगर जातिका की कुंडली में स्थितियां कि मंगल 10म भाव में बैठे हों तो उनकी 8वीं दृष्टि देखिए यहां पड़ेगी। ये बात हालांकि मैंने बताई कि शनि, मंगल, राहु, केतु का कहीं से भी संबंध अगर दृष्टि से 5म भाव पे पड़ता हो तो भी ये गर्भ नष्ट को करा देते हैं। ये सामान्य बात थी। ये चीज़ें अगर कुंडली में बन रही हों तो निश्चित रूप से गर्भ नष्ट होता है। उसके बाद ये 6ठी बात थी मंगल की दृष्टि वाली। 7वीं बात, अगर जन्म कुंडली में कहीं से भी मंगल की उपस्थिति पाप कर्त्री में बहुत ज़्यादा हो,
मतलब वो फंसा रहे हों पंचमेश को, या पंचमेश के साथ मंगल खुद बैठे हों, या यहां पे अगर सूर्य की राशि बन जाए, यहां पे अगर मंगल की राशि बन जाए और मंगल खुद बैठ जाते हों अकेले, और गुरु की स्थिति कहीं से भी बहुत अच्छी न होती हो, क्योंकि वो संतान के कारक होते हैं, संतान सुख के कारक होते हैं। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी न बन रही हो, ये वो ग्रह हैं जो संतान का सुख देते हैं, मतलब वो अच्छी न बन रही हो कहने का मतलब है वो पीड़ित हो, वो एक तरफ शनि से दूसरी तरफ राहु से, या फिर वो पापकर्त्री में फंस रहे हों, या स्वयं पंचमेश किसी पापकर्त्री दोष में फंस रहा हो। पापकर्त्री कहने का मतलब है कि जो पंचम भाव का अधिपति है, जैसे मान लीजिए गुरु, अगर मान लीजिए गुरु को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, उसके आगे भी कोई पापक ग्रह और उसके पीछे भी कोई पापक ग्रह, अगर वो पापकर्त्री में फंस रहा है, भयंकर पापकर्त्री में है, तो भी ये संतान उत्पत्ति में विलंब नहीं देता, गर्भ नष्ट कराता है। ये बातें बनती हैं। पृथ्वी में गंध मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं, तेजस्वियों में तेज बनकर के मैं बैठा हूं, और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में मेरी शक्ति का एहसास प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा हमेशा ही किया जाता रहना चाहिए, और उसी के लिए तो मैंने ग्रंथों को बनाया है, उसी के एहसास के लिए तो मैंने ग्रंथों को बनाया है, ताकि तुम मुझे और मेरे होने का एहसास कर सको। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये सूत्र याद होंगे। इसके बाद भी एक बात बता देता हूं जो बहुत ज़रूरी है। गर्भ स्थापित करने के जो नियम होते हैं, अगर हम उसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमें गर्भ नष्ट होने का मुंह नहीं देखना पड़ता है, या गर्भ नष्ट होने के दुख से उबरना या देखना नहीं पड़ता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।